नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके कमेंट्स पे जवाब देने के लिए फिर मेरे साथ में मेरी कलीग यशिका है और इनके साथ हम इस सेशन को चालू रखेंगे और जो भी आपके सवाल है उसका जवाब देंगे। तो आइए यशिका जी का स्वागत करते हैं। यशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जी, बताइए। लास्ट जब हमने वीडियो शूट की हैं अभी तक जो भी वीडियोस आई हैं उससे रिलेटेड ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन उस लेवल पे क्लियर हुए हैं जहाँ पे क्लैरिटी लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो से नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। तो उस सिचुएशन में अभी तक मैंने जितने कमेंट्स देखे हैं अभी तक जो चर्चा में चलने वाला सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है विच इज स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके। जो मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं। हाँ जी। तो उससे रिलेटेड ही हमारे पास एक पर्सन है जो है रावण गेमर। मैं स्टार्ट करती हूँ इनके कमेंट से। इन्होंने बोला कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट पे एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे काफी ज्यादा क्लैरिटी हो, यानी कि एक प्लीज वीडियो बनाइए। तो अभी तक स्पेशल मैरिज एक्ट में चल क्या रहा है, कहाँ से हो सकती है, कहाँ से नहीं, तो वो क्लियर हो सके। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आजकल एक बहुत बड़ा डिस्कशन है और बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, बात करते हैं हमारे दर्शक, और वो जानना चाहते हैं कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो किस तरीके से होगा। और जितने लोग इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं वो सभी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं मोस्टली। और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको इंटर रिलीजन ना भी हो तब भी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं। तो मैं बहुत साधारण तरीके से और जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कैसे कर सकते हैं। पहली बात, जो पहली शर्त है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पे कई वीडियो है, उसको एक बार देख ले तो डॉक्यूमेंट मालूम चल जाएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है ये जानना कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कहाँ कर सकते हो। बिल्कुल। जहां पर ब्राइड का आधार कार्ड है या जहां ग्रूम का आधार कार्ड है, उन्हीं जगहों पे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो। ओके। करेक्ट। जब आप अप्लाई करोगे तो 30 दिन का मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद आपको फिर दोबारा जाना पड़ेगा और तकरीबन बिना रिचुअल परफॉर्म कराए आपको आपके मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो 35-40 दिन में मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति शादी कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, सभी तरह के। इतना सबको मालूम होता है जो मैंने बताया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि या तो लड़की के आधार के लोकेशन पे, नहीं तो लड़के के आधार पे। अब इन लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हमने सुना है कि भाई इसमें नोटिस जाता है। उसी पे मैं आ रहा था कि अब क्या होता है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 आप पढ़ोगे तो उसमें नोटिस को लेकर के बताया गया है। और नोटिस को लेकर के ये बताया गया है कि नोटिस जो एसडीएम कोर्ट मैरिज को कराएंगे वो उनके नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा कि जिसको भी आपत्ति है इस मैरिज से वो अपना ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज रेज कर सकता है। ठीक है। घर पर नोटिस भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ एसडीएम कोर्ट्स हैं जो भेज देती हैं घर पर भी। वो चेक करवाने के लिए कर सकते हैं वो ऐसा, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। तो इसमें होगा ये कि अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आपका आधार कार्ड जो है जहां होगा वहां पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा एसडीएम के आदेश को चैलेंज करने के लिए। ठीक है। तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। अब इसी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब कपल घर से निकल चुके होते हैं, जब इंटर रिलीजन की अगर हम बात करें, उसमें प्रोविजन ये है कि 30 से 40 दिन का समय लगता है। तो जब वो अगर अप्लाई भी कर देते हैं, सपोज करते हैं किसी के भी लोकेशन से, तो वो उस 30 डेज तक या 40 डेज तक अपने आप को उस प्रोसेस में सेफ कैसे रख सकते हैं? पहली बात ये कि घर से निकल के जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। शादी तो उनको अपने ही जिलों में करना पड़ेगा ना। तो कहीं और जाएंगे, वहां रहेंगे, आधार अपडेट कराएंगे, तब वहां कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी और सिटी का अगर आधार अपडेट हो जाता है तो वहां पे जाके कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि फिर आपको देखो, ये चैलेंज है। अगर इंटर रिलीजन मैरिज आपको करना है तो उसमें आपको 35-40 दिनों तक बचा के अपने आप को रखना ही होगा। और एक बार मैरिज का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ होगे। तब तक आपको अपने आप को खुद ही सेफ करके रखना पड़ेगा। कुछ कपल लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते हैं। मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप घर से निकल जाएं, चाहे इंटर रिलीजन मैरिज ही क्यों ना हो, इंटर रिलीजन कपल ही क्यों ना हो, लिव इन एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। वो आपको कई
मतलब कई सेक्शन में एफआईआर होने से बचाता है। ठीक है। जैसे रेप केसेस में और भी कई सेक्शन में जो है एफआईआर हो जाए अगर, तो उसमें आपको बहुत सेफ करता है। तो इसलिए अगर आप घर से निकल चुके हैं तो लिव इन एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। मतलब जब तक उनको अलग रहना है, जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू जब तक शादी नहीं होती है तब तक लिव इन में रह एग्रीमेंट सकते बनवा हैं और उसके बाद मैरिज हो ही जाएगी। उसके बाद marriage ठीक है। अब हम दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक हैप्पीनेस एसएससी की तरफ से कि नमस्कार सुभाष जी, विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या इसमें कोर्ट मैरिज होगी या रुक जाएगी? आज ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के लिए जो है अनाउंसमेंट हुई है, आचार संहिता वहां पे लग गया। आचार संहिता का कोर्ट मैरिज से कोई संबंध नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ। एक कमेंट और है हमारे पास, जो कि है यूजर आईडी का, कि पेरेंट्स सुसाइड करने की धमकी देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पे वीडियो बनाइए। देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि कोई पेरेंट्स झूठा धमकी देते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, बट लेकिन मोस्टली क्या होता है, मान लीजिए पेरेंट्स को मालूम चलेगा, बिल्कुल, तो ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो पेरेंट्स को शॉक्ड कर दे। ये फैक्ट ऐसा है कि हर पेरेंट्स के दिमाग में एक बात होती है कि आजकल का जमाना ऐसा है कि बच्चे इस तरह की चीजें कर सकते हैं। टीनेजर्स से हमारे पेरेंट्स भी गुजरे हुए हैं, तो शॉकिंग वाला कोई विषय नहीं है। लेकिन जैसे उनको पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उसको रोकने के लिए। इमोशनली ताकत लगाते हैं, है ना, फाइनेंशियली लगाते हैं, कई बार अपने बल का प्रयोग करते हैं, सोशली सभी तरीके से कोशिश करते हैं, जो भी उनका दांव चल जाए। लेकिन आप अगर एक दूसरे को प्यार करते हो तो आपको सोचना है कि आप अगर फर्म रहोगे कि भाई देखो हम अपने पैरों पे खड़े हैं और शादी करना चाहते हैं, तो एक ना एक दिन पेरेंट्स को मानना पड़ता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में 99, मैंने कभी नहीं सुना इतने टाइम में कि किसी पेरेंट्स ने कोर्ट मैरिज के बाद सुसाइड कर लिया। मैंने सुना नहीं ऐसी कोई खबर। तो मैं नहीं कह सकता कि पेरेंट्स ये कहते हैं तो बाद में, क्योंकि और भी तो बच्चे हैं ना। एक बच्चा नालायक निकल गया तो ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स सुसाइड कर लेंगे, उनके सामने और भी तो बच्चे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर आ जाता है ना कि अगर मैंने ये स्टेप लिया, हाँ, तो पेरेंट्स ने अगर कुछ कर लिया तो कल को वो गिल्ट में रहना या हमारे खिलाफ उसमें कुछ एक्शन हो जाना, तो यही कहीं ना कहीं एक्शन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसकी वजह से अगर पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया या कुछ ऐसा हो गया तो आपने पेरेंट्स को इंस्टिगेट नहीं किया सुसाइड करने के लिए, लीगल कोई एक्शन नहीं हो सकता। गिल्ट में जहां तक रहने का सवाल है तो नेचुरली अगर कोई पेरेंट्स ऐसे कर लेंगे तो गिल्ट तो होगा, बट लेकिन संभावना देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अभी तक कोई ऐसा केस नहीं दिखा जिसमें कोर्ट मैरिज करने की वजह से पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया हो। उन्होंने अपने बच्चों को मारा जरूर है, हॉरर किलिंग या ऑनर किलिंग जरूर की है, खुद को मार लिया हो ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं दिखा आज तक। ठीक है। तो हमारे पास एक कमेंट और है, जो कि है 199A का, कि लखनऊ में सर कितना समय लगता है मैरिज होने में? सेम डे में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इंटर रिलीजन करना चाहे स्पेशल मैरिज के द्वारा, इंटर रिलीजन, तो उसके लिए तो भाई 35-40 दिन का समय मिनिमम लगेगा। ठीक है, मतलब सेम डे प्रोसेस हो जाएगा। सेम डे में तभी होगा जब सेम रिलीजन में हो, मैरिज होके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसमें आधार कार्ड कहाँ का होना चाहिए? कहीं का, यूपी में कहीं का भी हो, अगर लखनऊ से उनको कोर्ट मैरिज करना है, सेम डे में मैरिज हो जाएगा और सेम डे में मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और स्टेट का आया है, जो कि है हैप्पी उत्सन का, कि रांची में कितना समय लगता है, क्या एक दिन में हो पाएगा मैरिज? रांची में अगर किसी को कोर्ट मैरिज करना है और सेम डे में करना चाहते हैं तो रांची में भी प्रोविजन है, बट रांची में सर्टिफिकेट आने में 1 वीक का समय लगता है और 1 वीक में मैरिज हो जाता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में वही 35 से 40 दिन का समय लगेगा। ठीक है। एक कमेंट और है हमारे पास, जो कि है के चौहान जी का, कि सर सूरत में आपका कोई लिंक है? देखिए, अगर गुजरात में अहमदाबाद में अगर कोर्ट मैरिज करना है, या सूरत ज्यादा दूर नहीं, तो गुजरात के कपल कहीं के भी रहने वाले हों, अगर अहमदाबाद से कोर्ट मैरिज परफॉर्म करेंगे, जो कि वहाँ की कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद, तो वहां पे आके कर सकते हैं। सेम डे में सब कुछ हो जाएगा।
फर्स्ट डे में मैरिज हो जाएगा, सेकेंड डे में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सेकेंड डे सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब गुजरात का कहीं का भी आधार कार्ड हो वो अहमदाबाद आके सेम डे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास एक कमेंट जो कि है यूजर अंकित राणा का कि सर मैंने इससे पहले भी आपकी वीडियो में कमेंट किया था कि क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ उसके बिना कंसल्ट के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? देखिए अंकित जी का, अंकित नाम है ना, अंकित जी को बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हमारे देश में चर्चा है मैरिटल रेप को लेकर। और मैरिटल रेप क्या होता है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और दोनों अलग रह रहे हैं और पति किसी दिन जाता है वाइफ के पास में और फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसको रेप के कैटेगरी में नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसे कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जब महिलाएं नहीं चाहती कि उनके पति उनके साथ संबंध बनाए। तो देश में बहुत चर्चा है कि मैरिटल रेप भी एक तरीके से क्राइम माना जाना चाहिए। अभी ये क्राइम नहीं है, अभी तक कोई कानून नहीं है, अभी कोई कानून, चर्चा इस पे चल रही है कि इसको कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मिसयूज होने की भी बहुत संभावनाएं हैं, इसीलिए अभी तक इस पे डिबेट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि वाइफ, हस्बैंड ने ऐसा फोर्स ना भी किया हो, लेकिन कई बार वाइफ्स केस कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से ये नहीं हुआ है। ठीक है, एक कमेंट और है हमारे पास जो कि है पंकज जी का कि सर मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे दिल्ली में आके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3 ज्यूरिसडिक्शन चाहिए। जहाँ पे ब्राइड का एड्रेस है वहां मैरिज रजिस्टर्ड होगा, ग्रूम का जो एड्रेस है वहां मैरिज रजिस्टर्ड होगा, या जहां प्लेस ऑफ मैरिज है। तो इनकी सिचुएशन में दिल्ली प्लेस ऑफ मैरिज कह सकते हैं। तो अगर दिल्ली में शादी करेंगे तभी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यानी कि दिल्ली में पहले उनको मैरिज करना होगा रिचुअल वाइज, अब फिर उसके बाद से उसको रजिस्टर्ड करा देंगे। ठीक है, अब अगला कमेंट हमारे पास जो कि है प्रमोद जी का कि सर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि कोई लड़का लड़की से अगर प्यार करता है और उसके माँ बाप उसके मर्जी के बिना, लड़की के मर्जी के बिना कहीं और दूसरी जगह शादी कराए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप प्लीज बताइए, मेरे साथ साथ दूसरों के भी डाउट क्लियर होंगे। पहली बात ये है, देखिए ये मेरे को थोड़ा और तरीके से भी समझाना पड़ेगा और बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात ये कि मान लीजिए कि लड़की की फोर्सफुली शादी हो रही है जी, करेक्ट, लड़की नहीं चाहती कि उसकी शादी ना हो, तो 2 चीजें। पहले मेरा सजेशन तो ये होता है नॉर्मली कि 2 लड़के क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ और पुलिस में कंप्लेंट कर दो। पुलिस में कंप्लेंट करके वापस उसी घर में जाना है, माँ बाप वहीं है, बिल्कुल, तो बहुत मार पिटाई करेंगे वो और स्टेटमेंट भी चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, तो उससे बहुत लाभ नहीं मिलता। पेरेंट को कन्विंस करें कि मैं शादी आपके कहने के अनुसार करूंगी, मुझे समय दे दो थोड़ा, ठीक है, समय गेन करें और अपनी शादी जहां करना चाहते हैं वहां शादी करें और फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। पुलिस कंप्लेंट अपने माँ बाप के खिलाफ करके बहुत सक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब कंप्लेन करना इसमें एक सही रास्ता नहीं मानता? सही रास्ता नहीं है, क्योंकि उससे बहुत लाभ नहीं मिलेगा। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है आपको अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करना, ये आपका अधिकार है, आप करो, बिल्कुल, इसके जो भी परिणाम निकलेंगे वो निकलेंगे। मेरे पास कल एक कपल का फोन आया था और वो ये कह रहे थे, उनका कहना ये था कि भाई 12वीं क्लास में जब वो लड़की थी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लिया। शादी कर लिया, लड़की देखने में बहुत सुंदर, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन 12वीं क्लास होने के बाद से जस्ट 18 साल पूरा हुआ था और उसने शादी कर लिया। शादी हो जाने के 6 महीने 1 साल के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, शराब पीता है या बाकी XYZ चीजें जो बुराइयां थी। तो वो कहती है कि मैं अपने माँ बाप को ये कहती हूँ कि देखो ठीक है, मैंने चुना तो मेरा पति खराब निकल गया, बिल्कुल, पापा अगर आपने भी चुना होता तो भी खराब हो सकता था ना, हो सकता था। तो अब मेरे ही चुनाव पे आप क्यों करोगे, लो तुम भुगतो जो चुनाव किया था। तो अगर लव मैरिज कर रहे हो ना तो जिम्मेदारी आप ले रहे हो ना, तो इसीलिए आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर पापा ने कराई होती तो पापा जिम्मेदारी लेते और जो भुगतने वाली चीज होती उसमें शेयरिंग हो जाती। तो इसलिए अब ये तो डिसाइड करना है ना कि किसको कैसे करना है। ठीक है, काफी सही था। अभी हम एक और कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रेहान जी का कि सर आई वांट अ लॉयर इन बैंगलोर, इज देयर एनी काइंड ऑफ टीम इफ यू हैव इन बैंगलोर? So if anyone want their marriage should be solemnized in the Bangalore, तो उनके लिए ये है कि वो हमारी टीम से बात कर लें
लीड इंडिया के जो हेल्पलाइन नंबर पे है उस पे बात कर लें, और बात करने के बाद से वहाँ पे एक तो एडवाइस बुक कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारी टीम है, वहाँ पे मैरिज भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या इनको मैरिज के लिए चाहिए किसी और सिर्फ केवल क्वेश्चन है? हाँ, लॉयर हैं वहाँ पे। मतलब काफी लोगों को ये क्लैरिटी हो जाए इस क्वेश्चन से कि आइदर मैरिज हो या आइदर लीगल हो, सभी तरीके के लॉयर्स वहाँ पे हमारे अवेलेबल। मैं बताता हूँ, देखो सभी सिटीज के लॉयर्स होते हैं पैनल पे, बट होता ये है कि आपको अगर कभी लॉयर चाहिए तो हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आप डायरेक्ट मत लो। रीजन उसका है कि अगर आप डायरेक्ट लोगे तो उसमें हम आप कैसे जज करोगे कि कौन से लॉयर साहब अच्छे हैं। आप एडवाइस लो, एडवाइस के लिए 1000 रुपीज पे करना होता है, जो लीगल मैटर्स होता है। आप पे करके आप प्रॉपर मैटर को समझ लो, और उसके बाद अपने सिटीज के एडवोकेट को ले लो, तो हम सही एडवोकेट आपको असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट रैंडम ले लोगे तो वो वकील साहब भी तो हो सकता है ना कि अपने तरीके से आपको थोड़ा मिसलीड कर दें या गाइड कर दें, है ना। क्या होता है, एक बहुत बेसिक चीज समझना चाहिए कि चाहे लीगल प्रोसेस हो या डॉक्टरी, अगर आप किसी को अगर प्रॉब्लम हो जाए और डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाए, अगर आपका ट्रीटमेंट गलत हो गया तो पूरा आपका जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। लीगल मैटर में भी अगर प्रोसेस आपने सही नहीं लिया, सही तरीके से अपने केस को नहीं लेकर के गए, तो आपका पूरा लीगल केस खराब हो जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है, बहुत फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी केस देने से पहले आपको 2-3 ओपिनियन, पेड ओपिनियन लेना चाहिए, फ्री नहीं। फ्री तो पड़ोस वाला भी ज्ञान देता है, उसकी जरूरत नहीं है। पेड ओपिनियन लीजिए ताकि अनबायस्ड ओपिनियन आपको मिले, और उसके बाद डिसाइड कीजिए व्हाट इज राइट, और तब आपको आगे जाना चाहिए। ठीक। अब एक कमेंट और है हमारे पास, जो कि है अंकित गुप्ता जी का, कि अगर कोई धोखा दे जाए लड़के को तो उसके लिए क्या कोई कानून है या नहीं, तो इस बात पर वीडियो बनाइए आवश्यक, ताकि लोग जागरूक हो सके कि लड़कियां भी लड़कों को धोखा देती हैं। मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है कि धोखा देने का जहां तक सवाल है, ठीक है, एक जनरल चीज आप समझिए कि धोखा क्या है। जैसे मान लीजिए कि लड़के और लड़की में दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद से क्लोज आए, और क्लोज होने के बाद से उनके बीच में रिलेशनशिप बन गया, करेक्ट। उस रिलेशनशिप के दौरान लड़के ने पैसा खर्च किया लड़की की फैमिली पे, इमोशनली अटैच्ड हो गया, बाद में लड़की ने बोला कि नहीं मेरे को तो नहीं करना तुमसे शादी, में जा रही हूँ, लड़का कहता है ये धोखा हो गया। बिल्कुल। तो ये धोखा हुआ या उसका चॉइस हुआ कि उसको नहीं करनी शादी? चॉइस हुआ, उसकी चॉइस हुई ना, तो धोखा कैसा है? इसमें धोखा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए भाई आप दोनों एक टाइम तक आप रिलेशनशिप में थे, दोनों की चॉइस थी, आज चॉइस थी तो दोनों अलग हो गए। लड़की का भी ऐसे ही चॉइस हो सकता है, लड़के का भी। अब लड़का यहाँ पे एक सवाल पूछेगा कि अगर लड़के का चॉइस ऐसा ही बन जाए तो भाई तो तुम्हारे लिए ये है कि अगर आपकी चॉइस, तो आप उस केस में जो है ना, आप कोई शादी का फेक प्रॉमिस मत करो। आप ये प्रॉमिस मत करो कि तुम चलो इंटीमेट हो जाओ, हम तो शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई प्रॉमिस मत करो। उसको भी बोलो कि अगर तुम वैसे रिलेशनशिप में रहना चाहती हो या दोस्ती करना हो, लेकिन शादी नहीं होगी हमारी, इसके लिए अगर कमिटमेंट है तो कोई केस नहीं बनता उसके खिलाफ। नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़के बोलते हैं अपने लेवल पे कि हमने नहीं भी प्रॉमिस किया था, लेकिन तब भी इस तरीके से इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मैं तो केस कर सकती हूँ, इस तरीके से फंसाने की कोशिश करे, तो ऐसे में तो लड़के के लिए तो चीजें खराब हो सकती हैं। देखो, एक दो लड़की जो कि गलत मिसयूज करती हैं, उससे बहुत ज्यादा लड़के जो हैं वो लड़कियों के साथ मिसयूज कर लेते हैं। तो जो सोसाइटी में जो संतुलन है अभी, ऐसा नहीं है कि जेंडर बायस्ड सेक्शन बन जाए, अभी तो ऐसा है कि लड़कियों के साथ ही ज्यादा होता है ना। तो इसलिए जो है लड़कों को ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है प्रीति जी का, कि शादी के कितने दिन बाद हम डिवोर्स ले सकते हैं? देखो, अगर शादी के बाद से मान लीजिए कि आपके साथ क्रुएलिटी शादी के अगले घंटे से हो रही है, मार पिटाई हो गई, तभी आप कंप्लेंट कर सकते हो, तभी आप कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए केस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें कहा यह जाता है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में काफी ज्यादा समय लगता है। तो वो तब था ना जब आपके साथ में कोई क्रुएलिटी हुई। मान लीजिए कि आप गए, आपकी शादी हो गई, आप गए ससुराल में, और ससुराल वालों ने क्या किया कि पहले घंटे में आपके साथ दहेज मांगने की वजह से
घर से बाहर निकाल दिया, तो आप 1 साल वेट नहीं करोगे ना। जाहिर सी बात है। आपके पास में अगर एविडेंस है तो आप उसी ग्राउंड पे आप जाओगे और उनसे डिवोर्स की मांग करोगे और क्रिमिनल केस करोगे, 2 चीज करोगे। तो ये आप कर सकते हो। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 1 साल कम से कम शादी को होना चाहिए, ठीक है। तभी आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। मतलब उसके लिए वेट नहीं कर सकते। कितना समय होगा, जब पता लगे कि हाँ ये चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं, उसी समय ये एक्शन ले सकते हैं। हाँ, बट साथ में एक और चीज मैं बोलूंगा हाँ जी। कि जैसे बच्चा होता है तो बच्चा होने के तुरंत बाद वो बोलने नहीं लगता है, वो चीज़ों को समझने नहीं लगता है, मिनिमम 2 साल का टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जब शादी होती है तो पहले दिन ही सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर छोटी मोटी लड़ाई के बाद से और हर छोटी मोटी चीज़ों के बाद से कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कोई बहुत बेहतर फ्यूचर हो जाएगा ऐसा नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपके साथ में सही में क्रूरलिटी तो नहीं हो रही है ना, ये देखना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ डिस्प्यूट लग रहे हैं, हाँ। तो ये काउंसलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक केस आया था। हाँ जी। जिसमें लड़की ने पहले बोला कि उसका मन नहीं था, लेकिन वो बार बार अपने हस्बैंड को बोल रही थी शादी के कुछ ही समय के बाद, भाई बड़ा परेशान हो गए, चलो अलग हो जाते हैं। बार बार बोल रही थी, ठीक है। फिर लेकिन वो कह रही थी, मैं एफर्ट कर रही थी कि हमारा रिश्ता ऐसा ना हो, लेकिन बोलने में बोल रही थी ऐसा बार बार, ठीक है। फिर लड़के ने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से लड़के ने भी बोला। उसके बाद से जो है एक दिन गाली गलौज हो गया, तुम्हारी माँ बहुत खराब है, लड़की ने बोला। लड़के ने जो है पूरी जम के बदतमीजी कर दी, गालियां दे दी, ठीक है। फिर सास ससुर में बात आ गई, मतलब ससुर और समधी में बातचीत शुरू हो गई। तो ससुर और समधी में थोड़ी और तेवर में बात होने लगी, है ना, वो सुधरने के बजाय। तो उधर से जो है जो लड़का है वो अपने ससुर से कह रहा है कि तेरी ये औकात, तो तू इस तरीके से बात करेगा, है ना। और दूसरी तरफ से जो समधी जी है वो कह रहे हैं कि मतलब कि तुम्हारी बेटी ऐसी है कि मेरा नौकर भी शादी ना करे। अब आप देखो कि एक छोटी चीज से शुरुआत हुई थी ना, कहाँ तक कि चलो ये दिमाग काम नहीं कर रहा, चलो अलग हो जाते हैं। छोटी चीज से शुरुआत हुई थी, लेकिन कहाँ तक पहुंच गया। काफी ज्यादा। तो आप नई शादी में जो पहला एक्शन लेते हो ना, कोई भी चीज जो बदतमीजी करते हो ना, वो माचिस की तिल्ली है, जलना खुद ही को है। बिल्कुल मत लगाओ, थोड़ा टाइम देख लो, संभाल सकते हो तो। और जब जरूरत हो तो जाकर के सीधे पहले पूछो किसी वकील साहब से कि ये मैं करूं या ना करूं, है ना। 1000 रुपए जाके डॉक्टर को देते हो ना एडवाइस, वो कंसल्ट करने के लिए। बहुत जरूरी है, एडवोकेट्स को भी दो, पेड एडवाइस लो, और एडवाइस ले करके और तब डिसाइड करो। रिश्तों को भी बचाना उतना ही जरूरी है जितना हेल्थ को जरूरी है। बिल्कुल। अब हमारे पास एक कमेंट है जो कि अविनाश जी का, कि सर अगर मेरी जो वाइफ है वो 498 का केस कर देती है, उसके साथ ही 313 की झूठी एफआईआर करवा देती है, तब क्या किया जाना चाहिए? देखिए 313 मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता देता हूँ कि मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट अगर होता है तो 313 का आईपीसी का सेक्शन लगता था, बीएनएस में 89 है। तो पहले मिसकैरेज पे मैं बता देता हूँ, या एबॉर्शन पे मैं बता देता हूँ। पहली बात यह है कि बच्चे को एबॉर्ट करने का निर्णय केवल और केवल महिला का होता है। उसमें पुरुष का कंसेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महिला डिसाइड कर सकती है कि मुझे अबॉर्ट करना है या नहीं करना है, नंबर 1। अब 313 का उसने जो लगाया वो ये कह रही है कि मेरे मर्जी के बगैर अबॉर्ट करा दिया, यानी कुछ मेडिसिन खिला के या कुछ ऐसा चीज खिला उला करके अबॉर्ट करा दिया, तो डेफिनेटली वो तो खैर अब झूठा है या सच्चा है कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे। 313 तो उनको प्रूव करना पड़ेगा, 498 उनको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, जो वाइफ है, हाँ उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। एफआईआर में 313 के लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया है, कैसे कह रही है कि विदाउट माई कंसेंट मिसकैरेज हो गया है ये, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में हुआ होगा तो सिग्नेचर लिया गया होगा जी। अगर घर पे कोई मेडिसिन खाया होगा तो खुद से ओरली खाया होगा, है ना। तो देखने वाली बात है कि कैसे हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा झूठा है तो डरने वाली बात नहीं है,
एक हमारे पास लास्ट कमेंट है अब, जो कि है प्रियंका देवी जी का, कि अगर वाइफ डिवोर्स देना चाहती है और हस्बैंड नहीं, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर मान लो कि वाइफ देना चाहती है, हस्बैंड नहीं देना चाहती है, कोई भी आइदर एनी साइड किसी की भी तरफ से, तो पहली बात ये है कि जबरदस्ती तो आप किसी रिश्ते में रह नहीं सकते। बिल्कुल। अगर डिवोर्स कोई देना चाह रहा है और आप नहीं चाह रहे हो, तो कितने दिनों तक आप अपना सम्मान खो करके आप उस रिश्तों में कितने दिनों तक रह सकते हो? तो इसलिए आपको देखना चाहिए, अगर आप नहीं दोगे डिवोर्स तो वो क्या करेंगे कि आपके ऊपर झूठा 498 का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, आपसे मेंटेनेंस का डिमांड, ये सब चीज करेंगे। आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। 2-3 साल 4 साल के बाद से आपको रियलाइज होगा ये सब फालतू है, पैसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, और फिर आपको डिवोर्स के लिए आप जाओगे। तो एक बार एडवाइस ले लो अपनी सिचुएशन को ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए, या अगर आपको लगे कि कोई प्रोबेबिलिटी है कि वाइफ कन्विंस हो सकती है, कुछ डाउट की वजह से या किसी शक की वजह से ये रिश्ता समाप्त हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा कोई चीज नहीं है, तो मैरिज काउंसलिंग करवा लें और करवा करके ठीक किया जा सकता है रिश्ते को। ठीक है। एक मैरिज काउंसलिंग पे मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, कई लोगों को मैरिज काउंसलिंग समझ में नहीं आता। हाँ जी। जैसे हम भी जो है ना, कई बार काउंसलिंग के लिए जाते हैं सीखने के लिए मतलब ऑफिशियली हम लोग मैरिज काउंसलर, मैरिज की काउंसलिंग करते हैं। तो एक बहुत बेसिक लाइन होती है जो सिखाया जाता है। मैं आपका फोन देख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ये फोन है ना, अब आप इस फोन को आप देख रहे हो, यहाँ से मान लो ये 2 लोग हैं आपके सामने, इस फोन को आप देख रहे हो। हाँ जी। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं, है ना? आप बस साइड से देख पाते हो। मैरिज काउंसलर का काम बस इतना होता है कि वो इस तरीके से दिखाए कि आपको स्क्रीन भी दिख जाए। वो ऐसे दिखाए जिससे कि आपको जो सच्चाई दिख नहीं रही है, आप यहाँ से सभी चीजों को नहीं देख सकते हो। तो हम मैरिज काउंसलर वो चीजें दिखाते हैं जहां से आप पूरा पिक्चर देख सकते हो, क्लैरिटी मिल जाए तो आप डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल। डिसीजन नहीं बनाने में मदद करते हैं, वो केवल पिक्चर दिखाते हैं कि आप पूरा पिक्चर देखो कि असलियत ये है, असलियत ये है, होगा ये, नाउ यू। अब देखो, यही पिक्चर बदल गया ना, बिल्कुल सेम इधर से दिखाऊंगा कुछ और है। हाँ। तो इट मींस काउंसलिंग का पर्पस यही होता है। तो जब कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप चाहे कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, काउंसलिंग से आपको लार्जर पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर देखने का मौका मिलता है और आप डिसीजन बेहतर लेते हैं। ठीक है जी। अभी तक के लिए इतने ही सवाल थे। कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे कर सकूं। मैं भी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर कमेंट्स कीजिए, और जरूर आपके मन में जो भी सवाल है, चाहे वो कोर्ट मैरिज से संबंधित हो या कोई और लीगल समस्या हो, तो आप जरूर बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि अगले मंडे को फिर ये वीडियो लेकर के आए। और ये लगातार सीरीज चलता रहेगा। हाँ जी, कंटिन्यू। आप ये भी बताइए कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, है ना? थैंक यू सो मच यशिका, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।